अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आप? बस ठीक ठाक। आप सुनाए चाहिए यार, कैसे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक है। कैसी है मैम मशीन? आप बाकी स्टूडेंट्स कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम कल फंक्शंस कर रहे थे तो उसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो मैम आयशा आप अभी मौजूद है इधर? जी सर। मैम आपने वो अपनी असाइनमेंट क्रॉस चेक कर ली थी? जी सर, कर ली थी। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है आपको उसमें? नो सर, कोई इशू नहीं है, वो हो गया था, सॉल्व समझ आ गई थी मुझे। चलें ठीक है। एक में था, वो हो गया था जी। चलें ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी? जी सर, हो रही है। ठीक है। तो अभी जो कल हमने फंक्शन जहां तक पढ़े थे उनमें किसी को कोई इशू हो या फिर हम उनको रिवाइज करके आगे चलें? सर क्लियर था। क्लियर? चलें ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम। ठीक है, फंक्शंस। अच्छा, कल हमने फंक्शन की एक कुछ डेफिनेशंस देखी थी और देखा था कि उसे हम कैसे क्रिएट करते हैं। और ये देखा था कि हमने फंक्शन क्रिएट करना होता है, सबसे पहले डेफ लिखते हैं कीवर्ड, उसके बाद उसका आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये डॉक स्ट्रिंग जो है ना, ये वैसे ही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। आप बेसिकली लिखते हैं कि फंक्शन की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि ये फंक्शन जो हमने बनाया है वो एक्चुअल में काम क्या करेगा। ठीक है। तो ठीक है, तो हम फिर इसके continue के बाद सर, रिजवान आपने कोई चीज ऐड करनी है? नहीं नहीं, आप लोग कंटिन्यू रखें प्लीज। अच्छा, कंटिन्यू। चलें ठीक है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि फंक्शंस हम इस तरह बनाते हैं, डेफ लिख के उसके बाद कोई भी नाम लिख सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर वो नाम लिखते हैं जिसके रिलेटेड हम फंक्शन बना रहे होते हैं। जैसे अगर कोई आप इवन ऑड का फंक्शन बना रहे हैं जिसमें आप इवन और ऑड सेपरेट कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हम उस फंक्शन के अंदर इवन ऑड को चेक कर रहे हैं, तो आप यहाँ उसका नाम लिख सकते हैं कि इवन ऑड चेकर, कुछ भी लिख सकते हैं, प्रिंट इवन नंबर्स। ठीक है। उसके बाद ये डॉक स्ट्रिंग जो होती है ये आपको ये बताती है कि आप यहाँ पे खुद लिखते हैं, एज अ कमेंट डालते हैं यहाँ पे कि बेसिकली जो फंक्शंस है वो कौन से पैरामीटर्स लेगा, कौन से आर्गुमेंट्स लेगा और ये फंक्शन एक्चुअल में करता क्या है। ठीक है। ये डॉक स्ट्रिंग यहाँ पे ये होती है। उसके बाद फंक्शन कॉल हम इस तरह करते हैं, सिंपल इसका नाम लिख के और दो स्मॉल ब्रैकेट्स लगा देते हैं। ठीक है। उसके बाद ये चीजें हमने कल कवर की थी, इसलिए थोड़ा सा मैं ना स्पीड से आगे जा रहा हूँ। उसके बाद कॉलिंग का फंक्शन, फंक्शन कॉल हमने देख लिया कैसे करते हैं। अच्छा, आर्गुमेंट्स किसे कहते हैं? आर्गुमेंट्स हम इसे कहते हैं जो आप फंक्शन कॉल करते हैं और साथ उसके अंदर जो वैल्यूज पास करते हैं ना, उन्हें आर्गुमेंट्स कहते हैं। ठीक है। और पैरामीटर्स हम कहते हैं जब हम फंक्शन अपना लिख रहे होते हैं, फंक्शन नाम, फंक्शन का नेम लिखने के बाद उसके अंदर जो हम एज अ वेरिएबल वैल्यूज लिख रहे होते हैं, एज अ वेरिएबल्स कोई भी उसका नाम लिख रहे होते हैं, तो उन्हें हम पैरामीटर्स कहते हैं। ठीक है। ये दो डिफरेंस जो है ना, ये आपको जरूरी इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें इन दोनों चीजों को सेपरेट सेपरेट ही रेफर किया जाता है कि पैरामीटर्स ये हैं और आर्गुमेंट्स ये हैं। ठीक है। तो तब आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमें उन रूल्स को फॉलो करके आगे चलना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये हमने एक फंक्शन बनाया था कि इस फंक्शन में क्या हो रहा था कि वो यूजर से उसका नेम ले रहा था। बेसिकली यूजर से, हाँ यूजर से कह लें आप कि वो नेम ले रहा था और साथ उसका जेंडर ले रहा था। ठीक है, एम एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल। तो उसके बाद हमने फंक्शन बनाया कि अगर तो जेंडर मेल है तो आप लिखेंगे वेलकम सर, जैसे ही उसकी आउटपुट यहाँ पे आ रही है। अगर तो जेंडर फीमेल होगा तो आप लिखेंगे वेलकम मैम, मैम आशा। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था आर्गुमेंट्स देख लिए थे, पैरामीटर्स, ये दोनों चीजें क्लियर होगी। अच्छा, उसके बाद हमने एक और चीज देखी थी कि ये जो आर्गुमेंट्स हैं इन्हें हम आर्गुमेंट्स ही कह रहे हैं, लेकिन इन्हें हम पोजिशनल आर्गुमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है। एक बार से रन करते हैं। अहमद और अली दो नाम दिए, उन्होंने दोनों को कॉन्केटिनेट करके प्रिंट कर दिया।
तो अगर आप देखें इसको, अगर मैं, अच्छा इसमें एक और चीज होती है कि अगर आपने पैरामीटर्स दो है, आर्ग्यूमेंट्स भी आपने दो देने हैं, ठीक है। उसके अलावा इन आर्ग्यूमेंट्स को हम एक और नाम के साथ भी बुलाते हैं कि वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। देखिए माई फंक्शन, फंक्शन का नाम लिखा, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, एल नेम, एल नेम तो लास्ट नेम था, हमने अपनी आसानी के लिए लिखा हुआ एल नेम, नहीं तो आप इसको लास्ट नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इनको आर्गुमेंट्स भी कहते हैं, इनको पोजिशनल आर्गुमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और चीज कि इन्हें पोजिशनल आर्गुमेंट्स क्यों कहते हैं, उसकी रीजन ये है, अभी मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ, डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ, शायद आपको आइडिया हो जाए कि हम क्यों कहते हैं। अब मैं इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ, देखिए अहमद अली ये भी प्रिंट हुआ है। अब दोबारा रन करते हैं तो क्या होगा, अली अहमद, ठीक है। पोजिशनल आर्गुमेंट हम इसलिए इन्हें कहते हैं कि इनकी पोजीशन मैटर करती है, ठीक है। अगर आप पहले अली आर्गुमेंट के अंदर पास करेंगे, एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे, और यहाँ पर पैरामीटर के अंदर भी फर्स्ट नेम जो भी वेरिएबल लिखे आप यहाँ पे, अली डायरेक्टली जो वेरिएबल होगा उसको असाइन होगा, ठीक है। उसके बाद कॉमा के बाद जो सेकंड वेरिएबल है उसके अंदर अहमद असाइन होगा, ठीक है। इनकी पोजीशन मैटर कर रही है, इस वजह से मतलब आसानी होगी आपको याद रखने के लिए कि ना पोजीशन आर्गुमेंट्स। इसके अलावा हमारे पास एक और होते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि हम फंक्शन क्यों बनाते हैं, जैसे इवन ओड के कोड लिखा है सिंपल, अब मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ी इस कोड के अंदर, मैंने इसे लिख लिया। अब मुझे अगर इन फ्यूचर दोबारा इवन ओड मैंने चेक करना है कि जो नंबर मेरे पास है वो इवन है या ओड है, तो मुझे फिर ये सारी लाइन दोबारा लिखने पड़ेंगे, ठीक है। रीयूजेबिलिटी करने के लिए हम फंक्शन बनाते हैं। अब मैंने एक फंक्शन बना दिया, उसमें सिंपल वैल्यू पास की है, उसने मुझे ये कॉल होगा, फंक्शन कॉल किया, वैल्यू पास की, वो वैल्यू यहाँ जाएगी और उसके बाद ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ये नंबर इवन है कि ऑड है, ये इफ कंडीशन के थ्रू यहाँ पे ये चेक हो जाएगा जो हमने लॉजिक लिखी हुई है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट टाइम भी जहां कहीं भी मुझे जरूरत पड़ेगी कोई भी नंबर चेक करने के लिए कि वो इवन है या ऑड है, मुझे ये सारा लाइन ऑफ कोड ही लिखना पड़ेगा। सिंपल मैं फंक्शन कॉल करूंगा जैसे मैंने यहाँ पर की, ठीक है, कॉल दी फंक्शन इवन और ऑड, 21 पास किया, उसने मुझे बता दिया कि ये ऑड है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, अच्छा इज नॉट डिफाइंड, अच्छा कोई मुझे बताएगा ये एरर क्यों आया। सर ये फंक्शन हमने डिफाइन ही नहीं किया। सही है, हाँ फंक्शन, ठीक है आपने बताया, ठीक है। देखिए फंक्शन तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हम जब इसे रन करेंगे तो ये हमारी मेमोरी में जाके सेव होगा, तब जाके पाइथन की जो यहाँ पे हम मेमोरी हमारी रैम है उसके अंदर तब जाके सेव होगा कि यार एक नया फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, इवन ओड का। तो फिर अब नेक्स्ट टाइम जब भी हम उसे कॉल करेंगे तो ये वो मेमोरी से रेफर करेगा कि हमारी मेमोरी में कोई ऐसा फंक्शन पड़ा हुआ है इवन ओड, अगर तो पड़ा हुआ है तो फिर वो उसके ऊपर प्रॉपर फंक्शनैलिटी करके हमें आउटपुट रिटर्न कर देगा, वरना वो फिर वो कह देगा कि आपने डिफाइन ही नहीं किया हुआ। वैसे तो आप देखिए तो हमने तो डिफाइन किया हुआ था, लेकिन जो एक्चुअल इस कंप्यूटर की मेमोरी थी उसके अंदर ये डिफाइन ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखा था, अच्छा ये ऐड का फंक्शन हमने बनाया था सिंपल, दो नंबर ऐड कर देता, दो नंबर पास किए, एक तीसरा वेरिएबल बनाया उसके अंदर सेव किया और प्रिंट कर दिया, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा और एफिशिएंट अगर करना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ लाइन कोड कम करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्रिंट लिख के डायरेक्ट ही प्रिंट कर, ठीक है, ना प्रिंट हो जाएगा। अच्छा उसके बाद हमने ये चीज़ देखी थी कि आप स्टैरिक लगा के आगे कोई भी वेरिएबल लिख के तो इससे होगा क्या, ये चीज़ हमने देखी थी कि अगर आप काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स कोई यूज़र पास कर दे और आपको नहीं आइडिया कि आपके फंक्शन के अंदर कितने आर्ग्यूमेंट्स पास हुए हैं, ठीक है, तो आप स्टैक लगा आगे आगे कोई भी वेरिएबल लिखेंगे ना, तो वो फंक्शन क्या करेगा, वो सारे वेरिएबल्स को एज अ टपल कंसिडर करके यूज कर लेगा अपने लॉजिक के हिसाब से। आप जो मर्जी लॉजिक लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं, वो सारे वेरिएबल्स को लेगा और इधर से प्रिंट कर दिया स्टैटिक आर्ग्स लिख के, ठीक है। दिस वे द फंक्शन विल रिसीव अ टपल ऑफ आर्गुमेंट्स एंड कैन एक्सेस द आइटम अकॉर्डिंगली। स्टैटिक, ये भी चीज हमने कल देख ली थी, ठीक है। ये प्रोफेशनल वे ये है कि आप स्टैटिक आर्ग्स लिखें, ठीक है, और जो डॉक्यूमेंटेशन में यूज होगा वो भी यही यूज होगा। अच्छा लेकिन आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ किड्स लिख दिया। अब मुझे आइडिया नहीं था कि यूजर ने फंक्शन यूज किया है, लेकिन उसने कितने उसके अंदर नाम नेम पास किए हुए हैं, अली अहमद उस्मान, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, स्टैटिक किड्स लिख के और सेकंड वाला जो होगा किड उसे मैं एक्सेस कर लूँ, तो ये उस्मान को प्रिंट कर देगा।
तो यहाँ पर अगर मैं 3 लिखूंगा तो वो एरर दे देगा, ठीक है, क्योंकि वो आउट ऑफ 1 चलेगा, ठीक है ना। टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि उसने ये टपल क्यों कहा, ठीक है। वो इसलिए कहा क्योंकि जब आप स्टैटिक करके आर्ग्स लिखते हैं तो वो रिसीव करता है अ टपल ऑफ आर्गुमेंट्स। ये चीज भी हमने कल देख ली थी। उसके बाद हम, अच्छा अभी तक हमने देखा कीवर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स होते हैं और कीवर्ड आर्गुमेंट्स होते हैं। अब ये आ गए कीवर्ड आर्गुमेंट्स। पोजिशनल आर्गुमेंट्स के अंदर उनकी पोजीशन मैटर करती है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स के अंदर उनकी पोजीशन मैटर नहीं करती। देखिए जैसे अब मैंने लिखा है चाइल्ड 1, उसको साथ ही उसकी वैल्यू असाइन कर दी अली, चाइल्ड 2 अहमद, चाइल्ड 3 उस्मान, ये मैंने यहाँ पर असाइन कर दी। उसके बाद जब मैं फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर लिख रहा हूँ तो पहले मैं चाइल्ड 3 को लिख रहा हूँ, उसके बाद चाइल्ड 2 को लिख रहा हूँ, उसके बाद चाइल्ड 1 को लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर तो ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स होते तो चाइल्ड 3 के अंदर अली की वैल्यू अली आ जाना था एज अ स्ट्रिंग, लेकिन अब ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, तो अब ऐसा नहीं होगा। तो जैसे अब देखें यंगेस्ट चाइल्ड इज, अब मैं चाइल्ड 3 लिखूंगा तो चाइल्ड 3 में पता है उस्मान है, तो यही प्रिंट होगा, ठीक है, ये प्रिंट हो गया। तो ये अब देख लीजिए हमने कीवर्ड आर्गुमेंट्स, जैसे हम डिक्शनरीज के अंदर लिखते हैं क्या कह सकते हैं उसको कि, हाँ की वैल्यू पेयर, ये इसकी की है और ये इसकी वैल्यू है, जैसे हम डिक्शनरीज के अंदर लिखते हैं तो वैसे ही हम एक कीवर्ड आर्गुमेंट्स के अंदर भी आर्गुमेंट्स पास करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, यहाँ तक कल हमने कवर कर लिया था। अच्छा, अब जैसे हमारे पास एक तरीका है कि हमें पोजिशनल आर्गुमेंट्स का आइडिया अगर ना हो कि फंक्शन के अंदर कितने पोजिशनल आर्गुमेंट्स पास हुए हैं, तो हम सिंगल स्टैक लगा के कोई भी वेरिएबल का नाम आगे लिख के तो उसे सबको असेस कर लेते हैं एक ही बार में। तो अगर हमारे साथ यही सिचुएशन कीवर्ड आर्गुमेंट्स में हो तो हम क्या करेंगे, तो हम डबल स्टैक यूज करेंगे, ठीक है। जैसे अब कीवर्ड आर्गुमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, नेम, एलिस, एज 25, सिटी न्यूयॉर्क। अब ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स हैं लेकिन हमें आइडिया नहीं है ये कितने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डबल स्टैक लगा के उन सबको एक ही बार में असेस कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे मैं इसे, ये इसे एक एक खत्म कर देता हूँ। अच्छा वैसे पहले इसे प्रिंट करके देख लेते हैं कि ये सही प्रिंट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये फंक्शन अब हमारी मेमोरी में चले गया, तो अब हम इसे जाके मेमोरी से असेस करेंगे तो ये प्रिंट करेगा, उसने सारे प्रिंट कर दिए, ठीक है। अब मैं अगर एक इसमें से निकाल दूं तो ये हमें एरर नहीं देना चाहिए इसे, ठीक है। उसने जितने भी आर्गुमेंट्स आए उन उसके हिसाब से उसे प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हाँ डबल स्टैटिक लगा के आप वेरिएबल कोई भी लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने किड लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस फंक्शन में क्या हो रहा है कि हिज लास्ट नेम इज दिस, ठीक है। लास्ट नेम हम प्रिंट कर रहे हैं, फर्स्ट नेम अली है, लास्ट नेम उस्मान है, तो हम सिंपल लास्ट नेम को ना एक्सेस कर रहे हैं। देखिए ये हम उसकी यहाँ पर ना एल नेम लिखा हुआ है, एल नेम मीन टू से लास्ट नेम, तो हमने यहाँ पर उसकी की पास की हुई है, तो की के थ्रू वो वैल्यू खुद ही एक्सेस कर रहा है उसकी, ठीक है। जैसे हम डिक्शनरीज में करते हैं, हिज लास्ट नेम इज उस्मान, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे की पास कर दूं फर्स्ट नेम तो क्या होगा, हिज लास्ट नेम इज अली। कीवर्ड आर्गुमेंट दिए हुए थे, हमने हमारे फंक्शन के अंदर हमने उसे इस तरह हैंडल किया हुआ कि हमें आइडिया नहीं है कि वो कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, तो जितने भी हैं फिर हमने उसे डबल स्टैक लगा के हैंडल किया। उसके बाद किड एफ नेम की पास की, उसने उसकी वैल्यू वहां से असेस की और प्रिंट कर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप देखेंगे तो डबल स्टैक के साथ ही कीवर्ड आर्गुमेंट्स लिखे होंगे। तो वो कीवर्ड आर्गुमेंट होते क्या हैं, वो की वैल्यू पेयर के, जैसे की वैल्यू पेयर्स होती हैं वैसे ही हम अपने फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करने के दौरान पास करते हैं आर्गुमेंट्स एज आर्गुमेंट्स, ठीक है। उसके बाद हमने एक ये फंक्शन बनाया था ग्रीड का। ये फंक्शन क्या करता था, एक आर्गुमेंट लेता था नेम और प्रिंट कर देता था हेलो एलिस गुड मॉर्निंग, ठीक है। मतलब ठीक है, ये इसने एलिस लिया और प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसे यहाँ पर कोई भी वैल्यू पास ना करूँ तो क्या होगा, ठीक है, उसने एरर दे दिया कि भी पोजिशनल आर्गुमेंट जो है ना वो नहीं। इस चीज को भी हम हैंडल कर सकते हैं कि हम उसको कोई भी पास ही ना करें, पोजिशनल आर्गुमेंट उसे पास ना करें, तो हम उसे कैसे करेंगे, हम करेंगे डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू हम कैसे करते हैं कि अपना जो फंक्शन होता है उसके अंदर क्या उसके पैरामीटर के अंदर डिफॉल्ट साइन कर देते हैं कि अगर तो यूजर ने कोई आर्गुमेंट पास कर दिया तो वो आप वो प्रिंट करें, अगर यूजर ने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया तो आपने एज अ डिफॉल्ट अपने पास एज अ बैकअप
ये वेरिएबल रखा हुआ है, आपने इसे यूज करना है, ये स्ट्रिंग रखी हुई है, इसे यूज करना है। जैसे अभी मैंने लिखा है ना, अली पास किया है, तो वो क्या करेगा, हेलो अली गुड मॉर्निंग। ठीक है, ऐसे हो गया। तो लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर अली पास ना करें तो क्या होगा। ठीक है, तो अली हमने नहीं पास किया, उसने डिफॉल्ट वैल्यू जो बैकअप में रखी हुई है वो यूज कर ली, हेलो उस्मान गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये चीजें भी होगी थी। उसके बाद ये एक और इसकी फंक्शन हमने बनाया था। ठीक है, ये देखें फंक्शन स्वीडन इंडिया ये लिखा हुआ है, आई एम फ्रॉम कंट्री स्वीडन इंडिया, और जहाँ मैंने ये कंट्री नहीं पास किया उसमें वहाँ पे डिफॉल्ट में नॉर्वे यूज करना। ठीक है। उसके बाद हमने ये चीज देखी थी कि हम फंक्शन के अंदर किसी भी डाटा टाइप की वेरिएबल जो है ना वो पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिस्ट है, एक कंप्लीट लिस्ट है फ्रूट्स की, वो मैं अपने फंक्शन के अंदर पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसको फॉर लूप के साथ असेस किया है और प्रिंट कर दिया वन बाय वन सारे वेरिएबल्स। ठीक है, एप्पल बनाना चेरी, फॉर लूप हमने देखे थे कि ये एक ही बार में सारा इकट्ठा एक ही सेकंड में नहीं प्रिंट हो रहा, ये वन बाय वन प्रिंट हो रहा है एप्पल बनाना चेरी। ठीक है, ये हमने फॉर लूप जब पढ़े थे उसमें कवर किया था। उसके बाद हमने अब ये चीज भी देखी थी कि रिटर्न वैल्यूज भी होती हैं, कि हम कोई वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हैं। अभी तक हम जो कर रहे थे वो हम वैल्यू प्रिंट कर रहे थे अपने फंक्शन के अंदर, तो लेकिन हम रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ये देखें अब क्या हम यहाँ पे कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर। मैं एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर वो पाँच फाइव के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, जो भी वैल्यू पास करें, जैसे थ्री पास किया उसने फाइव से मल्टीप्लाई किया उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है। अच्छा, रिटर्न में रिटर्न लिखे हैं या प्रिंट लिखे हैं, इन पे इसमें हमने एक चीज देखी थी कि जब यहाँ पर आप प्रिंट लिखते हैं ना, तो आपको सिंपल फंक्शन कॉल करनी होती है, वो खुद ही प्रिंट कर देता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखें, इसमें हमने रिटर्न नहीं लिखा हुआ, हमने सिंपल ये फंक्शन कॉल की है, उसने खुद ही सारे प्रिंट कर दिए, क्योंकि हमारे फंक्शन का काम ही ये था कि प्रिंट करना। लेकिन जब हम रिटर्न यूज करते हैं ना, तो वो रिटर्न एक वैल्यू रिटर्न कर देता है, लेकिन वो वैल्यू जो है वो पहले तो आपने किसी वेरिएबल में सेव कर लें, मतलब आपकी मर्जी, आप जिस तरह मर्जी कर लें। आप पहले या तो उसको एक फंक्शन की वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लें, या फिर आप उसको डायरेक्ट ही प्रिंट कर दें, सेव करके प्रिंट कर लें या डायरेक्ट प्रिंट कर दें। इसके अंदर हम इसको सेव करके प्रिंट करके चेक कर लेते हैं। जैसे कि वैल्यू इज इक्वल टू माई फंक्शन, इसके अंदर मैं पास करता हूँ 10। ठीक है, अब क्या होगा, ये 10 मैंने एज एन आर्गुमेंट पास किया, वो यहाँ पर जाएगा और 5 × 10 होगा, जो भी वैल्यू आएगी उसे रिटर्न कर देगा। वो वैल्यू यहाँ पर आएगी, जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अच्छा, अब मैं प्रिंट कर से रन करके देखते हैं। ये तो इसने पहले वाली वैल्यूज ही प्रिंट कर दी हैं, 3 × 5 15 आ गया, 5 × 5 25 आ गया, 9 × 5 45 सर आ गया। इसके लिए हमें फिर वैल्यू को प्रिंट भी करवाना पड़ेगा इस। जी बिल्कुल। हम अब अभी तक हमने जो किया था, हमने फंक्शन से अपनी वैल्यू जो रिटर्न हुई थी उसे स्टोर किया था। ठीक है, अब स्टोर करने के बाद अब हम उसको प्रिंट करें। ठीक है, अब वो प्रिंट होगी, 10 × 5 50 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो जब आप रिटर्न लिखते हैं तो आप फिर उस वैल्यू को पहले किसी वेरिएबल में सेव करके प्रिंट कर लें या डायरेक्ट प्रिंट कर लें, ऐसे भी हो जाता है। अच्छा, अभी तक जो, अच्छा इसके अलावा एक और चीज़ भी है इसमें, एक और चीज़ देखें वो भी। अभी तक तो हम ये देख रहे हैं ना कि अगर आप उसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट होगी, उसके बगैर नहीं होगी। अगर अब मैं ऐसे करूँ, देखिए क्या होता है, वो ऐसे भी प्रिंट उसने कर दिया। ठीक है, इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये नोटबुक जो है ना, ये उन इनकी कोई फंक्शनैलिटी है कि वो अगर तो आप सिंपल एक ही फंक्शन कॉल करेंगे ना, तो वो डिफॉल्ट में जो भी उसकी वैल्यू आती है वो उसे प्रिंट कर देता है। लेकिन अगर आप इसके बाद कोई भी लाइन ऑफ कोड लिखें, जैसे ए इज इक्वल टू मैं लिखूँ 5 + 2, अब जो है वो प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप सिंपल एक फंक्शन कॉल करें एक सेल ऑफ कोड के अंदर, और उसके अलावा कोई कोड ना लिखें उसके अंदर, उसके बाद, उससे पहले तो लिख लें लेकिन उसके बाद ना लिखें, तो वो उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ये ऐसे नोटबुक पे ऐसे होता है। लेकिन अगर आप पाइथन फाइल बना के उसके अंदर पूरा लाइन ऑफ कोड लिख रहे हो ना, स्टार्टिंग से एंडिंग तक, तो फिर आप जैसे भी जब भी आप वैल्यू रिटर्न करेंगे, फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा, उसे आप किसी वेरिएबल में सेव करके प्रिंट करेंगे। ये एक तरीका है, या दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली उसे प्रिंट करवा लें। जैसे यहाँ पर हमने डायरेक्ट प्रिंट यहाँ पे ये 3 लाइनों में किया हुआ। ठीक है, चलो अब इसको अनकमेंट करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का एक फंक्शन बनाया हुआ है। तो
फिर ये फंक्शन बना हुआ है और नीचे उसे मैंने कॉल किया, तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है। अच्छा, पाइथन के अंदर एक चीज और होती है कि जब वैल्यू रिटर्न करते हैं ना, तो आप मल्टीपल वैल्यूज भी रिटर्न कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ए और बी जो है, हमारे पैरामीटर्स जो है वो दो हैं। हमारे यहाँ जो फंक्शन कॉल है उसके अंदर आर्गुमेंट्स भी दो हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट्स भी दो ही हैं। तो हम उनको मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन मैं साथ एक और वेरिएबल को रिटर्न भी कर रहा हूँ, ए को रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है। और अगर मैं साथ बी लिखूँ तो वो भी रिटर्न हो जाएगा। मल्टीपल वैल्यूज जो है ना, शायद ये बी भी कर देगा, देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, उसने वो भी कर दिया रिटर्न। तो पाइथन के अंदर ये आपको एक फंक्शनलिटी मिलती है कि जिसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज को भी रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, रिटर्न कर सकते हैं, वरना तो मोस्टली मेरे ख्याल से एक ही वैल्यू रिटर्न होती होती है, जैसे सी प्लस वगैरह में या किसी और। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जी। हाँ, यहाँ तक हमने कल कवर किया था। अब ये नया टॉपिक है जो आज हम शुरू करेंगे। अच्छा, पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट बेसिकली हम इसलिए लिखते हैं कि ना, अब देखें ये फंक्शन मैंने लिख दिया है, अभी मुझे ना, मैं सोच रहा हूँ, लॉजिक बना रहा हूँ कि मैं इसके अंदर क्या लिखूँ। लेकिन उस लॉजिक बनाने के दौरान मुझे नीचे कोई लाइन ऑफ कोड लिखने की जरूरत फील हुई, तो वो मैं कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो मैं यहाँ पे पास लिख दूंगा। अगर मैं यहाँ पास ना लिखूँ, नीचे लाइन ऑफ कोड लिखूँ, तो ये एरर दे देगा। अगर मैं रन करूँ तो ये एरर दे देगा। ठीक है, इनकम्प्लीट इनपुट। इसको अगर मैं खत्म करूँ, ये देखें, अगर तो ऐसे ही रन करूँ, ठीक है, तो कहेगा इनकम्प्लीट इनपुट। ठीक है, आप पास सिंपल इसलिए लिखते हैं कि आप अभी अपने फंक्शन को डिफाइन आपने कर दिया हुआ है, लेकिन आप उस फंक्शन का कोड अभी नहीं लिखना चाह रहे, अभी आप वो बाद में लिखना चाह रहे हैं। अभी आप कोई और कोड जो उसके बाद लिखने वाला है वो लिखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पास लिख देंगे और नीचे आगे अपना जो भी लाइन ऑफ कोड लिखेंगे वो इजीली आप लिख सकते हैं। ठीक है। ठीक है, वो रन होगा। इस तरह कोई एरर नहीं आपके पास आएगा अगर आप पास लिख देंगे। ठीक है, अगर नहीं लिखेंगे तो फिर आपको नीचे वो अलाउ नहीं करेगा कि नीचे आप कोई और कोड लिखें या उसे लिख के रन करें। वो इस तरह आपको अलाउ नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद देखते हैं positional only arguments. You can specify that a function can have only positional arguments or only keyword arguments. अच्छा, आप ये खुद से डिफाइन भी कर सकते हैं कि आपका फंक्शन जो है वो सिर्फ पोजिशनल आर्गुमेंट्स ले या फिर वो कीवर्ड आर्गुमेंट्स। to specify that a function can have only positional arguments and add slash after the argument। आर्गुमेंट्स आप देने के बाद, जैसे ये यहाँ पैरामीटर में दिए है, उसके बाद आप स्लैश ऐड करेंगे। इससे ये होगा कि वो आपका फंक्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कि उसने सिर्फ पोजिशनल आर्गुमेंट ही लेगा, इसके अलावा नहीं वो ले सकता। ठीक है, वैसे ये चेक कर लेते हैं कि ये वाकई में ऐसे भी होता है कि नहीं। जैसे अब हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि कीवर्ड आर्गुमेंट में पास करता हूँ 5। ठीक है, ये कीवर्ड आर्गुमेंट पास किया है। अब कोमा के बाद वाई। ठीक है, वो एरर दे दिया उसने। माई फंक्शन गोट सम पोजिशनल ओनली आर्गुमेंट्स पास एज कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, आपने वाई जो है एज अ कीवर्ड आर्गुमेंट पास कर दिया है, लेकिन आपका जो फंक्शन है ना वो सिर्फ पोजिशनल ओनली आर्गुमेंट्स ले रहा है। तो आप रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं इस तरह की ना, कि आपका भी फंक्शन जो है वो सिर्फ पोजिशनल आर्गुमेंट्स ले, उसके अलावा कीवर्ड वाले ना ले। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। अब तो इसके अंदर अगर हम कीवर्ड पोजिशनल जितने मर्जी ऐड कर दें वो तो उसमें इसको कोई इशू नहीं होगा। इनवैलिड सेंटेंस, सॉरी यहाँ कोमा नहीं दिखा। ठीक है, ये पोजिशनल आर्गुमेंट्स हो गए। उसके बाद क्या है जी, विदाउट द स्लैश यू आर एक्चुअली अलाउड टू यूज कीवर्ड आर्गुमेंट्स इवन इफ द फंक्शन एक्सपेक्ट्स पोजिशनल आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो अगर आप मतलब वो बात होगी कि आप अगर स्लैश लगा देंगे तो इट मीन्स कि आपका फंक्शन जो है वो सिर्फ पोजिशनल आर्गुमेंट्स ले सकता है। अगर नहीं लगाएंगे तो वो पोजिशनल नहीं लेगा, वो कीवर्ड भी ले सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर अभी तो हमने कीवर्ड दिया हुआ है, अगर हम साथ एक पोजिशनल भी पास कर दें तो देखते हैं क्या होगा। ठीक है, पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट्स। पोजिशनल और कीवर्ड आप इकट्ठे नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज हम आगे दोबारा देखेंगे इसको। लेकिन अभी तक हमने जो देखी है चीज वो यही देखी है कि आप अपने फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आपका फंक्शन सिर्फ पोजिशनल आर्गुमेंट्स ले। अच्छा, उसके बाद क्या है जी हमारे पास, बट व्हेन एडिंग द स्लैश यू विल गेट एन एरर इफ यू ट्राई टू सेंड एन कीवर्ड आर्गुमेंट। अच्छा,
स्लैश लगाने के बाद अगर आप कीवर्ड आर्गुमेंट पास करेंगे तो आपका फंक्शन एरर दे देगा। ठीक है, गोट सम पोजिशनल ओनली आर्गुमेंट्स। ठीक है, एज पास एज अ कीवर्ड आर्गुमेंट, तो ये आपको एरर आ जाएगा। तो इस एरर चले, ठीक है नेक्स्ट कीवर्ड आर्गुमेंट्स। अच्छा, टू स्पेसिफाई दैट अ फंक्शन कैन हैव ओनली कीवर्ड आर्गुमेंट्स एड स्टैटिक बिफोर द आर्गुमेंट्स। अगर आप इसी तरह अपने कीवर्ड आर्गुमेंट्स चाहते हैं कि आपका फंक्शन सिर्फ जो है ना कीवर्ड आर्गुमेंट ही ले, तो आप स्टैटिक के साथ उसको डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जितने भी आएंगे आर्गुमेंट्स वो कीवर्ड होने चाहिए। जैसे ये स्टैटिक के बाद एक वेरिएबल पास किया हुआ है, इसको रन करके देखते हैं क्या होगा, 3 आ गया। तो अब ये था कीवर्ड, अगर कीवर्ड के साथ हम पोजिशनल देंगे तो देखते हैं क्या होगा, वो से नहीं करेगा, फिर एरर दे देगा। ठीक है, पोजिशनल आर्गुमेंट्स फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट। सर आर्गुमेंट्स में पास तो हम वैसे ही जो ऊपर हमने देखा है कि हम सिर्फ मतलब सेम टाइप के ही कर सकते हैं, अगर कीवर्ड कर रहे हैं तो दोनों कीवर्ड ही करेंगे। हाँ जी, ऐसे ही। अच्छा, विदाउट द स्टैटिक यू आर अलाउड टू यूज पोजिशनल आर्गुमेंट्स इवन इफ द फंक्शन एक्सपेक्ट्स कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, अगर आपका फंक्शन कीवर्ड आर्गुमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा है, आपने स्टैटिक नहीं लगाया हुआ, तो वो पोजिशनल आर्गुमेंट्स को भी एक्सेप्ट कर लेगा। बट व्हेन एडिंग द स्टैटिक स्लैश यू विल गेट एन एरर इफ यू ट्राई टू सेंड अ पोजिशनल आर्गुमेंट। ठीक है, ये चीज भी हमने देख ली है कि अगर आपका, ठीक है, स्टैटिक हम क्यों यूज कर रहे थे कि हम कीवर्ड आर्गुमेंट के लिए। अच्छा, स्टैटिक जो है वो स्पेसिफिक है कीवर्ड आर्गुमेंट्स के लिए, और स्लैश जो है वो स्पेसिफिक है पोजिशनल आर्गुमेंट्स। ये चीज बस याद रखने वाली है यहाँ पे। ठीक है, अब हम दोनों को कंबाइन कैसे कर सकते हैं, कंबाइन पोजिशनल ओनली एंड कीवर्ड ओनली। You can combine the two arguments types in the same function. Any argument before the slash are positional only, and any argument after the static are keyword only. ठीक है, जैसे ये स्लैश से पहले आप पोजिशनल आर्गुमेंट डिफाइन कर सकते हैं, और स्टार के बाद आप कीवर्ड करना चाह रहे हैं, तो एक फंक्शन के अंदर आप दोनों भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे 5 6 जो था ये हमारे पास पोजिशनल, और जो सी डी था ये हमारे पास कीवर्ड। तो अभी तक जो आज हमने नई चीजें कवर की थी, वो हमने ये किया था कि रिटर्न भी आपका फंक्शन करता है। ठीक है, रिटर्न कैसे करता है वो भी हमने देखा था। मल्टीपल वैल्यूज आप रिटर्न कर सकते हैं, आप पास स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं अपने फंक्शंस के अंदर। इसी तरह आप अपने फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो पोजिशनल ओनली आर्गुमेंट्स ले, और इसी तरह स्टार अगर आप यूज करेंगे तो इट मीन्स कि आपका फंक्शन जो है वो सिर्फ कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट्स लेगा। ठीक है, उसके अलावा और क्या हमने देखा कि अगर आपने दोनों चीजें करनी हो कि आपका फंक्शन कीवर्ड भी यूज करे और पोजिशनल भी यूज करे, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप स्लैश से पहले वाले जो होंगे वो हमारे पास पोजिशनल आ जाएंगे, स्टार के बाद जो होंगे वो कीवर्ड आ जाएंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हमारा खत्म हो गया फंक्शंस का। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई चीज समझ ना आई हो? ठीक है, अब थोड़ी सी हम ना इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कर लेते हैं। ये जो आज हमने फंक्शंस पढ़े हैं ना, तो अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कर लेते हैं कि हम इनको यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको हम क्लास में बैठ के कर लेते हैं। तो इसके बाद मैं ना ये जो नोटबुक है इसके अंदर सिर्फ जो क्वेश्चंस हैं इनको शेयर कर दूंगा स्लैक के ऊपर आपके साथ। तो आप इसको अपने एंड पे भी एक दफा प्रैक्टिस करें, खुद मतलब क्वेश्चन पढ़ के खुद उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो मैं एक शीट लिंक भी शेयर कर दूंगा एक्सेल का, जहाँ पे आप अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। तो बाकी इसको हम क्लास में भी कवर कर लेते हैं, आप अपने एंड पे भी इसको एक दफा प्रैक्टिस जरूर करें, इससे आपकी लर्निंग ज्यादा होगी। अच्छा, उसके अलावा एक बात मैंने ऐड करनी थी कि कल क्विज का लिंक शेयर किया था, वो तो बहुत से बच्चों ने किया ही नहीं है। तो वो ना आप जरूर आज उसे अटेम्प्ट कर ले। उसकी अभी मैंने सबमिशन बांधने की लिस्ट का टॉपिक है जिसके मैंने क्वेश्चन उसके अंदर क्विज के अंदर दिए हुए हैं। तो जरूर उसे अटेम्प्ट करें, आपको पता चल जाएगा कि आपको अभी लिस्ट कितनी की आती है। ठीक है, तो अगर आपको उसमें कोई भी इशू हो तो आप स्लैक पे जरूर पूछ लें। अच्छा, अब कोई शेयर करना चाहेगा कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है और हम उसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, कोई अप्रोच अपनी बताना चाहे?
अच्छा कोई ये क्वेश्चन ही पढ़ ले, मतलब क्वेश्चन पढ़ के बता दें कि सर हम, अच्छा फंक्शन समझ आ गए ना सबको? जी जी सर, सैफ आप बताएं। जी सर। जी कोई बता दो। सर मैं बता दूं। जी जी आप बता दें, फिर मैम नेक्स्ट बता देंगे। जी जी बता दें आप। प्रॉब्लम नंबर 1 है सम ऑफ इवन नंबर्स। राइट अ पाइथन फंक्शन दैट टेक्स अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स एज इनपुट एंड रिटर्न्स द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स इन द लिस्ट। तो कह रहा है कि हमने एक पाइथन फंक्शन बनाना है कि जिसमें हमें हमसे वो इंटीजर्स ले इनपुट के तौर पर, लिस्ट इनपुट इंटीजर्स की लिस्ट ले, और उसमें जो होंगे इवन नंबर उनका वो हमें सम रिटर्न करेगा, लिस्ट में जो इवन नंबर्स होंगे। ठीक है। अच्छा इसमें देखें, ठीक है सर ने बिल्कुल सही बताया। देखें जब आप पढ़ेंगे, देखें राइट अ पाइथन फंक्शन, यहाँ तक तो आपको एक चीज डिफाइन होगी कि आपने एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, दैट टेक अ लिस्ट। दूसरी बात आपको ये पता चल गई कि आपने एक लिस्ट वो लेगा आपका पाइथन का फंक्शन ऑफ इंटीजर्स। तीसरी बात ये है कि वो इंटीजर्स की लिस्ट होगी, ये नहीं होगा कि उसमें स्ट्रिंग्स होंगी या कोई और डेटा टाइप होगी, उसमें इंटीजर्स होंगे एज एन इनपुट। ठीक है, ये आपका फंक्शन ये चीजें करेगा, इसमें ये चीजें लेगा। उसके बाद क्या करना है आपने, एंड रिटर्न द सम ऑफ ऑल इवन नंबर इन द लिस्ट। और लिस्ट जो आपको पाइथन फंक्शन को पास हुई है उसके अंदर जितने भी इवन नंबर है ना, अपने वो काउंट करने हैं, उनका सम, बल्कि काउंट नहीं करने, उनका सम जो होगा वो रिटर्न करना। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक फंक्शन बना लेंगे। अब हमें आइडिया है कि हमने सम करना है इवन नंबर्स का, तो हम उसी के रिलेटेड उसका नाम लिखेंगे, सम ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, उसके बाद अब हमारा फंक्शन जो है वो एक लिस्ट ले रहा। तो यहाँ पे हम एज अ पैरामीटर जो है उसका नाम तो कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम अपनी आसानी के लिए ना लिख लेते हैं कि उसको पास जो हो रहे हैं लिस्ट, LST। ठीक है, LST मतलब कि उसकी लिस्ट पास हो रही है, ये अपनी आसानी के लिए हमने लिखी। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ तक काम कर लिया है कि इंटीजर जो है वो से पास हो रहे हैं। अच्छा उसके बाद अब हमें लिस्ट मिल गई है। अच्छा यहाँ तक फंक्शन अब आपने बना दिए, अब आपने भूल जाना कि आपने फंक्शन बनाया। अब आपने ना जो इससे पहले हमने कवर किया, हमें फॉर लूप, लिस्ट, ये चीजें जो कवर की हैं, अब आपने उनको यूज करना है। वो कैसे यूज करना है कि आप सोचें कि आपके पास एक लिस्ट है और वो लिस्ट के अंदर वैल्यूज डिफरेंट दी हुई है। अच्छा ये तो फंक्शन है ना, चलें इसे हम बाद में देखते हैं। अच्छा देखें ऐसे करते हैं, पास वाला जो मैंने आपको बताया था वो, हाँ, अब हम ना प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं। ये लो, पास। ठीक है, अच्छा तो आपने बना लिया, अब आप इसका कोड जो है वो बाद में लिखते हैं, लेकिन हम ना उससे पहले देखते हैं। देखिए हमारे पास ना एक लिस्ट है नंबर्स की, के अंदर हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 5 6 7। ठीक है, अब अभी आप फंक्शंस को ना सोचें, अभी आप ये सोचें कि हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि लिस्ट हमारे पास मौजूद है, उसके अंदर हमने सम ऑफ इवन नंबर्स करने हैं। तो लिस्ट हमारे पास आ गई। अब इस लिस्ट के अंदर हमने क्या करना है कि सम ऑफ इवन नंबर्स। पहले तो ये बात है कि आप लिस्ट को एक्सेस तो करें ना, वो कैसे करेंगे? हम हर एलिमेंट को, लिस्ट के हर एलिमेंट को सर कैसे एक्सेस जैसे हम करेंगे? कहते थे कि फॉर एक्स इन नंबर्स कह लें, तो वो बारी और बारी वो उसको असाइन होते जाएंगे। ठीक है, 4x इन नंबर्स। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ तक ठीक बता दिया आपने। फॉर लूप के साथ हमें सारे एलिमेंट्स ले लिए। इसके बाद फिर हम क्या करना चाहिए हमें? अब ये देखिए नंबर तो हमारे पास आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। अब हमने चेक सर अब करना है कि उस वो नंबर को हम चेक करेंगे मॉड लेके 2 के साथ डिवाइड करके कि उसका आंसर 0 के इक्वल आएगा, ठीक है, अगर तो वो 0 के इक्वल आया तो इसका क्या मतलब है? तो वो नंबर इवन होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक हमारा एक हो गया, मतलब इशू रिजॉल्व, मतलब इतना कोड हमारा हो गया कि हमें पता चल गया कि हमारे पास इवन नंबर आना शुरू हो गए। अच्छा जब इवन नंबर आना शुरू हो गए हैं तो हम उनको ऐड अप करना है। तो अब किसी वेरिएबल के अंदर ऐसे करते हैं, कोई वेरिएबल बना लेते हैं, उसके अंदर हम सबको ऐड कर लेंगे। सम इक्वल टू, अभी तो 0 कर लेते हैं ना स्टार्टिंग में, तो उस वेरिएबल के अंदर उनको हम ऐड करेंगे। सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ऐड कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे? अच्छा उसके बाद ये होगा कि देखें अब फॉर लूप चलेगा, तो सारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 लेगा, जो इवन होंगे उनका सम इस तरह कैलकुलेट कर लेगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास तो सम आ गया पूरी लिस्ट का। तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर उसका सम प्रिंट कर लेते, प्रिंट सम। अब देख लेते हैं ये कोड हमारा सही है कि नहीं।
12 आ गया, ठीक है। अब इसको काउंट कर लेते हैं, ये 2 था, 4 + 2 6, 6 + 6 12, मतलब कोड हमारा सही चल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली फंक्शन के अंदर ये सारा कोड लिख देंगे। तो यहाँ से आप कट कर लें या फिर आप इसको ऐसे बैकस्पेस करके यहाँ लिख लें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सारे वो सिलेक्ट करेंगे और एक बार टैब प्रेस कर देंगे। अच्छा, अब तक हमारा ये काम हो गया कि लिस्ट के थ्रू लिस्ट हमें हमारे पास हुई थी। अच्छा, ये लिस्ट तो हमें यूजर देगा, ये हम यहाँ से निकाल देते हैं, हमें लिस्ट मिली। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, एरर आ लिस्ट रहा है, लिखेंगे। लिस्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमने ये फंक्शन बना लिया हुआ है कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, सारे एलिमेंट्स को ऐड अप कर देगा, जो सम कर देगा उनका जो इवन होंगे। उसके अलावा हमारे पास क्या था, एंड रिटर्न। अच्छा, हमने प्रिंट नहीं करना, हमने करना है रिटर्न, रिटर्न द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स इन द लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जब फॉर लूप एंड हो जाएगा, तो ये देखें फॉर लूप एंड होने के बाद फॉर लूप, देखिए अभी तक मैं फॉर लूप के अंदर ही खड़ा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं एक दफा बैक स्पेस करूंगा, अभी भी मैं फॉर लूप के अंदर ही, एक और दफा करूंगा, अब मैं फॉर लूप से बाहर आया हूँ, ठीक है। तो जब मैं फॉर लूप से बाहर आ जाऊंगा, इट मीन फॉर लूप जब खत्म होगा उसके बाद ये लाइन ऑफ कोड चलेगा। तो जब ये लाइन ऑफ कोड चलेगा तो हम इसमें क्या करेंगे, सम को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अभी तक हमने अपना फंक्शन बना लिया हुआ है। अब क्या काम रह गया है कि इसे कॉल करना है। तो कॉल कैसे करते हैं, सिंपल उस फंक्शन का नाम लिख देते हैं, सम ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। ये अब फंक्शन कॉल कर दिया है, लेकिन अब इस फंक्शन के अंदर हमने एक लिस्ट पास करनी है। तो वो लिस्ट पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ, नंबर इक्वल टू, ठीक है। लिस्ट डिफाइन होगी, अब लिस्ट यहाँ पास होगी एज एन आर्गुमेंट, पोजिशनल आर्गुमेंट, ठीक है। ये काम हो गया। अच्छा, अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारा कोड सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज इसमें करनी है चेंज और, तो ठीक है ये, जी सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये आउटपुट पे, आउटपुट चले रन करके देखते हैं ये क्या करता है। इसने 20 रिटर्न कर दिया, ठीक है। अच्छा, वहाँ यहाँ पे फिर वही बात आ गई, अगर यहाँ पे आप ये लिख देते 5 + 4, कोई और लाइन ऑफ कोड लिख देते तो ये यहाँ पे नहीं आना, ठीक है। तो अब हम क्या करें, उसने तो प्रिंट नहीं किया, सिंपल यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। चलिए, अब ये कोई पर्दे प्रॉब्लम क्या है इसमें, हमने क्या करना है और कैसे करना है, कोई पढ़ना चाह रहा है? कोई ये प्रॉब्लम पढ़ना चाह रहा है कि सेकंड प्रॉब्लम में क्या है सर मैं वरना? पढ़ जी जी, पढ़ दें आप मैम, आप। राइट अ पाइथन फंक्शन, इसमें हम लोग पाइथन में ही फंक्शन लिखे हैं दैट टेक्स अ लिस्ट। इसमें भी हमारा फंक्शन जो है वो लिस्ट ही एक ले रहा है इनपुट के तौर पे, एंड एन एलिमेंट एज इनपुट, मतलब उसमें उस लिस्ट में कोई भी एलिमेंट जो है इनपुट के तौर पे हम पास करवा रहे हैं, एंड रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स द एलिमेंट अकर इन द, मतलब कि हम एक लिस्ट दे रहे हैं और उसमें चेक करेंगे कि वो एलिमेंट या नंबर जो है वो कितनी दफा आ रहा है, सही उसका है, काउंट मतलब चेक वो करके वो हम लोगों ने प्रिंट करवाना है। सही है, वो नंबर हम खुद ही बताएंगे कि ये वाला नंबर जो है मैं चेक करूँ कि इस लिस्ट में कितनी दफा आ रहा है, ठीक है। जी। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, वो हम बड़ा रेलिवेंट लिख देते हैं, फाइंड अकरेंस, फाइंड अकरेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट पास होगी और साथ पास होगा एक क्या पास होगा यहाँ पे देखिए, नंबर एलिमेंट, ठीक है। एक और वैल्यू एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट पास होगा। उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास एक लिस्ट आ गई है, एक एलिमेंट आ गया, अब हमने उस लिस्ट में देखना है कि एक एलिमेंट जो है वो कितनी दफा आया हुआ है। पहले तो हम लिस्ट जो है ना वो 1 बाय 1 एक्सेस कर लेते हैं। वो हम कैसे करेंगे, आइटम लिस्ट, आइटम फॉर आइटम इन लिस्ट, लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास एक्सेस हमने कर लिए। उसके बाद हम कंडीशन लगा के देख लेंगे कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो लिस्ट के अंदर मौजूद है और वो हमारे पास डबल इक्वल टू है, डबल इक्वल टू मीन टू से के एलिमेंट के इक्वल, एलिमेंट के अगर वो इक्वल आ गया, अब उसका काउंट हमने अपने पास सेव करवाना है, मतलब किसी वेरिएबल के अंदर हम उसे सेव करवा लेंगे और हर बार जब जब वो आएगा उसे हम प्लस प्लस करते जाएंगे। काउंट कर वेरिएबल बना लेते हैं, 0 से स्टार्ट होगा और
काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ठीक है। अच्छा हम इसको ऐसे करेंगे। अच्छा लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो किसी को कोई मसला तो नहीं, इसमें कुछ समझ ना आ रही हो ये क्या लिखा है? ठीक है, दोनों चीजें सेम ही है। आप वैसे लिख लें काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 लिख लें, या उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख लें जैसे काउंट प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये इस तरह क्या होगा, फोर लूप चलेगा सारी लिस्ट के ऊपर, वो सारे एलिमेंट को वन बाय वन टेस्ट करेगा। जैसे ही वो आइटम के अंदर आएंगे फिर हम चेक करेंगे कि वो हमारे गिवन एलिमेंट के इक्वल है कि नहीं। अगर तो इक्वल है काउंट में प्लस 1 कर दो, अगर नहीं इक्वल तो आप नेक्स्ट मूव ऑन कर दो, ठीक है। फॉर लूप जो है वो नेक्स्ट मूव ऑन कर देगा। नेक्स्ट जब ये यहाँ तक फॉर लूप हमारा चल गया, सारा हमारा काम हो गया, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे काउंट, ठीक है। अच्छा अब यहाँ तक हमारा एक फंक्शन बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि फंक्शन कॉल करनी है। फंक्शन कॉल करने से पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं, नंबर के नाम से एक लिस्ट बनाई। ये ऊपर वाली लिस्ट इसमें रिपीटेड एलिमेंट डालेंगे हम, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि कोमा 1, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। नंबर ऑफ लिस्ट बन गई, काउंट फंक्शन कॉल की है, उसके अंदर हमने नंबर वाली लिस्ट जो है वो पास कर दी, और लिस्ट पास कर दी है। अब उसके बाद हमने एक और चीज पास करनी है कि एलिमेंट हम कौन सा चाह रहे हैं कि वो काउंट करके लाए, 1, ठीक है। 5 दफा आया हुआ है 1, ये देखिए 1 2 3 4 और ये एक 5, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे कोई और भी एलिमेंट दे सकते हैं जैसे 8, ठीक है। अच्छा इसमें अगर हम ऐसे करें कि अगर हम इसमें ऐसे करें कि 10 पास कर दें तो क्या होगा, एरर आ जाएगा कोड में। कोई नो सर, काउंट एरर 0 ही आएगा। काउंट इक्वल टू 0। ये देखिए काउंट के अंदर 0 वैल्यू सेव अपने पहले से की हुई थी, रिटर्न ने भी वही रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो काउंट 0 आ गया, ठीक है। प्रॉब्लम 3 कोई पढ़ना चाहे। अच्छा इसमें ना एक और चीज मैं एक मिनट बता दूं आपको कि हमने हेल्पिंग फंक्शंस भी देखे थे, तो हम उनको भी यूज कर सकते हैं। अभी तो हम वैसे इसी को कर रहे थे, जैसे अब एक बहुत ही डायरेक्ट मेथड वो आपको बता दूं। जैसे बिल्डिंग फंक्शंस आपको अगर आइडिया हो ना, तो आप उनको ऐसे देखें। अब बिल्डिंग फंक्शन क्या है कि अब आप एक लिस्ट है, लिस्ट डॉट काउंट, ये लिस्ट का एक फंक्शन है जो आप यूज कर सकते हैं, जो पहले से उन्होंने बनाया हुआ है। ये क्या करता है कि आप लिस्ट डॉट काउंट करते हैं और साथ आप पास कर देते हैं कि आपने कौन सा एलिमेंट है जिसका आपने काउंट पता करना है, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट पास करते हैं तो क्या होगा कि ये इस लिस्ट में जाएगा और काउंट करके ले आएगा एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट वो मौजूद होंगे। जैसे यहाँ पे 1 पास करूँ ना, तो ये लिस्ट में जाएगा, जितनी दफा भी 1 आएगा उन सबको काउंट कर लेगा, ठीक है। तो फिर जब ये काउंट कर लेगा तो हम इसको रिटर्न कर देंगे सिंपली। तो देखते हैं ये सही चलेगा, 5, ठीक है। तो देखा ये कितना, ये यहाँ कितना लेंथी कोड लिखा हुआ था, हमने बिल्डिंग फंक्शन यूज करके जल्दी होगा, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको ये जो मेथड है ये आना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग में हम इसी से करेंगे, तो इससे आपकी जरा लॉजिक बिल्डिंग ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। प्रॉब्लम सर सॉल्व यहाँ स्किल्स पे ज्यादा बेटर एक होती है, यहाँ एक पे आप प्रॉब्लम है। कर सकते हैं ज्यादा अच्छी। जी जी सर। सर ये जो आपने लिखा है, इफ आइटम इज इक्वल टू एलिमेंट, जी यहाँ से नहीं समझ आई, ये क्या, ये क्यों ऐसे किया? अच्छा अच्छा, आपको आइटम का पता है ना कि आइटम में क्या आएगा? नहीं, ये भी बताओ। नहीं अच्छा नहीं पता, अच्छा। फॉर लूप जब आप लिखते हैं तो आप यहाँ पे किसी भी एक लिखते हैं वेरिएबल, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक्स लिख दूं, अभी मैं फॉर लूप की बात कर रहा हूँ, अगर मैं फॉर लूप ऐसे करते हैं, ठीक है। ये देखें एक नंबर की लिस्ट है हमारे पास, 1 2 3 4 5 के बाद फॉर लूप। आप अभी ये देखेंगे फॉर लूप कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं फॉर नम। अब यहाँ पे मैं नम लिख सकता हूँ या इसके अलावा कुछ और भी लिख सकता हूँ, ठीक है। नेम कोई भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, फॉर नम इन नंबर, ठीक है। उसके बाद ये इसका एक सिंटैक्स है, ये आएगा। फिर मैं करूंगा प्रिंट, प्रिंट के अंदर क्या करूंगा, नाम प्रिंट करूंगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि ये इस लिस्ट पे जाएगा फॉर लूप,
लिस्ट से पहले 1 को एक्सेस करेगा, उसको नम नम को साइन करेगा, वो जब वो नम को साइन कर देगा तो वो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड ये चलेगा, तो प्रिंट नम हो जाएगा, तो उसके अंदर नम के अंदर क्या होगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 2 आएगा, नम के अंदर वो 2 को प्रिंट कर देगा, फिर 3 का कर देगा, फिर 4 को कर देगा। ठीक है, तो अभी ये देखें, ये इस तरह प्रिंटिंग हो रही है। अभी आपको ये फोर लूप समझ आया कैसे चल रहा है? जी आ गया। जैसे सी प्लस प्लस में होता है कि हम कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज कर देते हैं, जैसे आई होता है, आई इज इक्वल टू 0, हाँ जी, और उसी में इंक्रीमेंट करते जाते हैं, उसी को बिल्कुल रेंज दे देते हैं। ये बिल्कुल। हमने इसमें ये ऐसे कर लिया है। इसमें हमने नम यूज कर लिया, हम इसमें भी आई 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 यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है आपको। जी, लेकिन वो ठीक, नीचे जो आपने किया ना, आइटम इज इक्वल टू एलिमेंट, हाँ जी, यहाँ से नहीं समझ आएगा ये क्यों किया हमने। ये देखिए ना, ये हमने किया है। अच्छा, आपको देखिए आइटम के अंदर क्या आएगी, पहले आएगा आइटम के अंदर 1, फिर 1 को डबल इक्वल टू करेंगे एलिमेंट के इक्वल। आप ये देखेंगे एलिमेंट के अंदर है क्या, एलिमेंट के अंदर है हमारे पास, नीचे देखिए यहाँ पे 10। चलें इसको अभी 1 कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, आसानी होगी। अच्छा, लिस्ट के अंदर तो आपको पता लग गया, लिस्ट आ गई, लेकिन एलिमेंट के अंदर क्या आएगा, 1। तो एलिमेंट जो है ना, बेसिकली एक यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, एलिमेंट का मतलब ये है। ठीक है, आप हर एक वैल्यू को लिस्ट से लेते हैं और चेक करते हैं क्या ये दोनों वैल्यू सेम है। अगर तो वो दोनों वैल्यू सेम है, आप काउंट में एक इंक्रीमेंट कर दो, काउंट में +1 कर दो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन अभी तक आपको नो सर। समझ आ गई ना? जी, चलिए, नहीं अगर है तो बता दें, इसको हम पाइथन ट्यूटर के ऊपर कर लेते हैं। नहीं वो नीचे आपने जब बताया ना कि हमने फंक्शन को कॉल किया है, तब मुझे समझ लगी है कि क्या हुआ है। यहाँ पे आपने जहाँ पे हाँ, वन लिखा हुआ है आखिरी सही लाइन सही में। सही, इसको आप यहाँ पे, ठीक है, वो उसी के साथ मिक्स हो गया शायद, आपको इस वजह से समझ नहीं आई। ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, नीचे यहाँ पे फंक्शन मैंने कॉल किया 5 आवर। चलिए ठीक है, अब अप्लाइंस वाला ये बिल्ट इन फंक्शन एक मैंने आपको बता दिया कैसे भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम। अच्छा, इसे कोई रीड करना चाहे, प्रॉब्लम नंबर 3। Actually, जी जी, write a write a Python function that takes a list of integer as input and return the maximum element in the list. Do not use a built-in maximum function. सर ठीक, इसमें वो कह रहे हैं लास्ट उसकी तरह हम ना लिस्ट बनाएंगे इंटीजर की एज एन इनपुट, और हमें रिटर्न करने हैं मैक्सिमम एलिमेंट इन द लिस्ट, मतलब लिस्ट में जो मैक्सिमम एलिमेंट है ना उसको रिटर्न करना है, और हमें बिल्ट इन फंक्शन मैक्स जो है वो यूज नहीं करना। जैसे आपने लास्ट प्रॉब्लम में बिल्ट इन फंक्शन का यूज किया था काउंट का, तो इसमें वो कह रहे हैं मैक्स का जो बिल्ट इन फंक्शन है वो यूज नहीं करना, फॉर लूप लगा के उसको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई कोड लिखवाना चाहे वो लिखवा दे, फाइंड, या मैं लिख लूँ। अच्छा, फाइंड मैक्सिमम, ये मैंने उसका पहले एक तो उसका फंक्शन का नाम डिफाइन कर दिया है, उसके बाद इसमें क्या होगा, एक लिस्ट पास होगी। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि लिस्ट पास होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, लिस्ट को पहले एक्सेस करेंगे फॉर लूप के साथ, और नम इन लिस्ट। ठीक है, अब लिस्ट आ गई, अब 1 बाय 1 एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, 1 बाय 1 एलिमेंट्स तो आ जाएंगे, तो अब हमने करना क्या है कि लेट सपोज हमारे पास एक लिस्ट है, उसके अंदर है 10, 20, 40, 50। अच्छा, अच्छा, अब हम डायरेक्ट कोड तो नहीं ना लिख देंगे, अब हम पहले सोचेंगे थोड़ा सा कि ये करेंगे कैसे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि फॉर लूप लगा देंगे, तो हमारे पास हर एलिमेंट आ जाएगा, पहला आ जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा। अच्छा, अब हमने इन्हीं को आपस में ही कंपेयर करना है और चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट जो था इस अरे के अंदर वो सबसे बड़ा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, 20 दोबारा लिखते हैं, 10 दोबारा। ठीक है, इसको हम फिर तो सिंपल फाइंड मैक्सिमम लिखेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पास नहीं ना लिखा हुआ, तो इस वजह से ये एरर आ रही है। अच्छा अच्छा, अब ये हम क्या करेंगे
कि हम पहले एक वेरिएबल के अंदर ना ये अपनी लिस्ट की ना पहली वैल्यू जो है ना, अच्छा वैसे हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल तो चाहिए ना, क्योंकि एक एक्स्ट्रा वेरिएबल होगा उसके अंदर हम पहले स्टोर करवा देंगे, कोई भी एलिमेंट स्टोर करवा दें या आप कोई नंबर स्टोर करवा दें, मिनिमम नंबर स्टोर करवा दें, उसमें मिनिमम नंबर स्टोर करवाया, फिर हमने उसको पहली अपनी लिस्ट के अंदर जो पहला एलिमेंट है ना उसके साथ कंपेयर किया, क्या जो मेरे पास नंबर है वो ज़्यादा बड़ा है या ये ज़्यादा बड़ा है 10। अगर 10 बड़ा होगा ना तो हमारे पास जो एक वेरिएबल मैंने बनाया होगा ना, लेट्स सपोज कोई भी एक ये वेरिएबल बनाया हुआ है मेमोरी के अंदर, उसके पास है -1 वैल्यू, ठीक है। फॉर लूप चलाऊंगा तो मैं पहले इसको एक्सेस करूंगा ना, जब मैं इसको एक्सेस करूंगा ना फिर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा कि क्या हमारे पास जो वैल्यू ए में है वो ज़्यादा बड़ी है या हमारे पास 10 है ये ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। अगर तो 10 बड़ा होगा ना तो मैं अपने वेरिएबल जो ए अब डिफाइन किया हुआ है ना उसकी वैल्यू अपडेट कर, तो मैं कर दूंगा 10, ठीक है। इसी तरह फॉर लूप नेक्स्ट जाएगा, फिर नेक्स्ट देखेंगे 20, 10 बड़ा है कि 20, ये हम हर बार कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अगर तो 20 बड़ा है तो हम क्या करेंगे, अपना जो वेरिएबल होगा उसको दोबारा चेंज कर देंगे, फिर ओवर राइट कर देंगे, 20 आ गया। उसके बाद हम जाएंगे 30 पे, 40 पे, 50 पे। अच्छा जब आप 50 पे चले जाएंगे ना फिर क्या होगा कि इसके अंदर तो चलो 40 होगा ना, तो आप इसे कंपेयर करेंगे 20 बड़ा है या 50, तो आपको पता चल गया 50 बड़ा है, बल्कि आपको नहीं कोड को पता चल गया 50 बड़ा है। जब कोड को पता चल जाएगा कि 50 बड़ा है तो हम कोड से अपडेट कर देगा, 50 लिख देगा इसके अंदर। फिर अब नेक्स्ट जाएगा ना, जब नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड पेपर तो क्या होगा कि हमारे पास 20 आएगा, फिर दोबारा कंपैरिजन होगा 50 बड़ा है या 20, तो 50 बड़ा है, तो हम इसको ओवर राइट नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज रहने देंगे कि जो नंबर बड़ा है वही हमारे पास सेव रहे, बाकी जो है उन सबको फिर हम चेंज नहीं करेंगे। अपना ए वाला जो वेरिएबल है इसे हम दोबारा चेंज नहीं करेंगे, हम इसे सिर्फ उसी वक्त चेंज करेंगे जब ये हमारे पास जो इसके अंदर वैल्यू मौजूद है वो छोटी हो, लेकिन अभी तो वो बड़ी है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा पहले तो वो एक वेरिएबल लिख लेते हैं, उस वेरिएबल का हम नाम कोई भी लिख लेते हैं कि मैक्सिमम एलिमेंट, मैक्स मैक्स एलिमेंट इक्वल टू, देखिए आप इसको 0 के इक्वल भी कर सकते हैं, -1 के इक्वल भी कर सकते हैं, लेकिन इसके डिफरेंट डिफरेंट एरर आएंगे, तो ऐसे करते हैं पहले 0 के साथ करके देखते हैं कि उसमें क्या एरर आएगा। इसके लिए हमारी इनपुट हमें चेंज करनी पड़ेगी, टाइम भी हमारे पास कम सर अगर है। हम इसे जो है लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट ही असाइन कर दें हाँ तो वही उस मैं वही एलिमेंट करूँ। को उसके नेक्स्ट के साथ कंपेयर करते जाएं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप पता है क्या, अगर हम इसको 0 करें ना साइन, तो जी हमारी वैल्यू अगर सारी माइनस माइनस में हो, माइनस माइनस में हो, सारी वैल्यू लिस्ट के अंदर माइनस में हो, लेकिन जब हमारे पास नंबर सारे माइनस में होते हैं, उन नंबर्स में से भी तो कोई एक ऐसा नंबर होता है ना जो सबसे बड़ा होता है, तो अगर आप उस लिहाज से अपना कोड देखें, यहाँ पे 0 साइन किया होगा ना तो हमारा कोड रिटर्न करेगा कि मैक्सिमम नंबर जो है वो 0 है। 0 तो हमारी लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं होगा, वो तो सारे नेगेटिव नंबर अवेलेबल होंगे। तो इसका बेस्ट वे यही होता है कि आप लिस्ट का पहला एलिमेंट इसे असाइन कर दें। अब वो कैसे करेंगे, हम असाइन लिस्ट का पहला एलिमेंट कैसे असाइन करेंगे, फिर बताएगा मुझे कैसे असाइन करें लिस्ट का पहला एलिमेंट इसको, इंडेक्स को यूज करेंगे, इंडेक्स को। यानी कि उसका इंडेक्स 0 है ना तो हाँ इसे जी, असाइन कर देंगे। 0 कैसे करेंगे। सर लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 0। अच्छा लिस्ट करके फिर 0, इस तरह क्या होगा कि लिस्ट आ गई, लिस्ट का जो पहला 0th इंडेक्स है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, फिर हम वो मैक्सिमम एलिमेंट के अंदर स्टोर करवा देंगे। अच्छा उसके बाद क्या होगा अब जो मैंने आपको बताया था कि हम हर बार कंपेयर करेंगे कि ए बड़ा, ए के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो बड़ी है या फिर जो नई वैल्यू है वो बड़ी है। अब नई वैल्यूज आपको पता है नम के अंदर आएंगी, तो हम इसके साथ कंपेयर कर लेंगे कि हमारे पास जो नम के अंदर वैल्यू आई है वो बड़ी है या फिर जो वैल्यू हमारे पास मैक्स के अंदर पड़ी हुई है वो बड़ी है, ठीक है। तो अगर तो वैल्यू जो नम के अंदर, अच्छा ये इफ कंडीशन कब चलेगी, ये तब चलेगी, ये तब ट्रू होगी जब नम के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो बड़ी है। लेट्स सपोज यहाँ 10 पड़ा हुआ है और मैक्स एलिमेंट के अंदर हमारे पास 2 पड़ा हुआ है, तो 10 बड़ा है 2 छोटा है, तो ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये रन हो जाएगा। जब ये लाइन ऑफ कोड रन होगा तो हम क्या करेंगे, अपने मैक्स एलिमेंट की वैल्यू, मैक्स एलिमेंट की जो अंदर वैल्यू हमारे पास स्टोर पड़ी है उसे अपडेट कर देंगे। उसे अपडेट करके किसके इक्वल करेंगे, नम के इक्वल कर देंगे। नम के इक्वल। अच्छा इस तरह ये फॉर लूप चलता जाएगा, एक कंडीशन चेक होती जाएगी, जब ये फॉर लूप एंड हो जाएगा तो हमारी लिस्ट के अंदर हमारे मैक्स एलिमेंट वाले वेरिएबल के अंदर एलिमेंट मौजूद होगा जो हमारी लिस्ट के अंदर मैक्सिमम
वो मौजूद हो। चाहिए अभी हम फॉर लूप की तरह ही हैं, अब ये बाहर आ गए। यहाँ पे हम इसे रिटर्न मैक्स एलिमेंट, ठीक है। चलें इसे रन करके देख लेते हैं कि इसमें एरर क्या, एरर आ रहा है जी फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट। यहाँ पे कोई और नाम लिखा होगा, यहाँ कोई और, ठीक है। अच्छा ये देखिए ना, यहाँ पे यहाँ कुछ और लिखा हुआ था, मैंने जो फंक्शन डिफाइन किया वहां पे उसके स्पेलिंग कुछ और थे, और यहाँ पे जब मैंने कॉल किया था स्पेलिंग कुछ और थे। तो ये केस सेंसिटिव है, आपने ये चीज भी नोट करनी है कि सेम हो, ठीक है। 50 हमारी इस लिस्ट के अंदर 50 जो है ना वो सबसे बड़ा एलिमेंट। अगर आप अब इसको, अब ये एक यूनिवर्सल सा कोड है मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करने का ना, अगर आप यहाँ माइनस में लिख दें तब भी सही आंसर देगा, कोई जीरो लिख दें तब भी आंसर देगा, ठीक है। करके देख लेते हैं कि -1 -2 -3 -1। अच्छा तो ये गलत हो गया, यहाँ से माइनस यानी यहाँ से यहाँ, ठीक है। अच्छा उसके बाद -10, तो इसमें वैसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? -1। -1 सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो उसने -1 प्रिंट कर दी। माइनस में जितनी वैल्यू छोटी हो एक्चुअल में वही वैल्यू सबसे बड़ी होती है माइनस के। तो अगर हम यहाँ पर एक जीरो भी ऐड कर दें फिर हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए? 0। जीरो प्रिंट हो, क्योंकि माइनस जो है वो सारे छोटे हैं, जीरो से, ठीक है। अब ऐसे करते हैं कि ना, अब ये 3 प्रॉब्लम्स मैंने हमने की हैं क्लास के अंदर। अब ये 3 प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा स्लैक के अंदर। ये हमने की हैं फॉर लूप के साथ। आप इसे ट्राई करें कि यार ये जो फॉर लूप के साथ की हैं, क्या ये प्रॉब्लम्स व्हाइल लूप के साथ हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि इनको व्हाइल लूप के साथ करना है इन 3 प्रॉब्लम्स को। तो फिर इंशाल्लाह हम कल वाली क्लास के अंदर इन्हें व्हाइल लूप के साथ करके देखेंगे कि यार होती हैं कि नहीं होती व्हाइल लूप के, ठीक है। अभी ना क्लास का टाइम हमारा एंड हो गया, उसके अलावा आप काइंडली, जी जी थैंक यू शहरयार, मैंने आपका थैंक यू करना था, बहुत अच्छा आपने पढ़ाया, मैंने फॉलो सारा किया है। माशाल्लाह यू हैव अ वेरी गुड ग्रिप। और स्टूडेंट्स आप लकी हैं कि आपको इस तरह के मॉडरेटर्स मिलते हैं माशाल्लाह, जो इतनी डेडिकेशन से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसका फ़ायदा उठाएं, सीखें इनसे, और इंशाल्लाह इससे आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। अभी हमारे 2 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है इन लास्ट 2 डेज यूएस में, ठीक है। और वो इंशाल्लाह फ्यू मंथ्स 2 to 3 मंथ्स में यूएस में होंगे। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप भी ये हो सकते हैं। तो बिल्कुल आप मेहनत करें, ये चीज़ें सीखें और टाइम लगाएं, और इंशाल्लाह आप लोग यहाँ पर होंगे यूएस में इंशाल्लाह, ठीक है। चलें, थैंक यू वेरी मच यार, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने पढ़ाया, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अच्छा हाफिज़ उसके अलावा स्लैक के अंदर क्विज का लिंक होगा, वो काइंडली क्विज जरूर करिए। जी सर, आपको कोई क्वेश्चन है प्रकाश? जी नहीं सर। चलिए ठीक है, क्विज काइंडली आप जरूर अटेम्प्ट करें, इसमें काफी टाइम लगता है बनाने में भी, तो जरूर अटेम्प्ट करें। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे फिर बनाने का फायदा क्या, ठीक है। चलिए जी टाइम सर, हो वो गया एक्चुअली तो, लिंक भी देखा था मैंने भी। अच्छा चलें ठीक है, वो लिंक आप, हाँ शीट के अंदर भी वैसे वो लिंक जो है ना अपडेट मैंने कर दिया हुआ है, शीट जी से सर, भी ठीक आप है। वो लिंक ले सकते हैं। चलिए ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।